दोस्तों नमस्कार। आज हम मन्नू भंडारी जी के 90वें जन्मदिन पर उन्हीं की लिखी एक कहानी अभिनेता लेकर उपस्थित हैं। देखते देखते मन्नू भंडारी जी 90 साल में प्रवेश कर गईं और हिंदी साहित्य की दुनिया खूब तेजी से बदल गई। आइए उनके इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा अभिनव कौन करता है, रंगमंच पर या हमारी आपकी जिंदगियों में आसपास दिखाई देने वाले रियल पात्र अपने अभिनय से हमें चकित करते रहते हैं। शीर्षक है अभिनेता। वह बड़ी कामयाब और गजब की अभिनेत्री थी, अपनी कला में माहिर। मगर ठहरिए, यह तो कहानी की शुरुआत ही गलत हो गई। कहानी का नाम रखा अभिनेता और शुरू किया अभिनेत्री से। लगता है अपनी जात के लिए जो एक कुदरती कमजोरी मन में है वह आदत बन गई है, और चूंकि आगे कदम बढ़ाकर फिर न लौटना भी मेरी आदत में शामिल है, इसीलिए अब बढ़ूंगी तो आगे ही। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस अभिनेत्री की कला और सौंदर्य पर अपने को दिलो जान से कुर्बान करने वाला कोई अभिनेता आ ही जाएगा, जैसा कि आज ही हर कहानी और हर फिल्म में हुआ करता है, और गलती से दिए मेरे इस शीर्षक को सार्थक कर देगा। तो किस तरह अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों और शरीर के अंग अंग को थिरकाती, घर के कोने कोने को अपने जादू भरे सुरों से गुंजाती। एक दिन वह अपने स्कूल और फिर एक दिन अपने कॉलेज के रंगमंच का जीवन बनी, और फिर एक दिन सुबह की रोशनी और चहल पहल की तरह हर चीज को पीछे छोड़कर फिल्मी सितारों की कतार में सबसे आगे आ बैठी। यह एक लंबी कहानी है, मीठी भी और कड़वी भी। यही कारण है कि आज शोहरत के ऊंचे कंगूरों पर बैठकर भी वह बीते दिनों की याद कभी नहीं करती। हाँ, आगे की सुनहरी जिंदगी के रंगीन सपने वह जरूर देखा करती है। उन बीते दिनों की और बातों के साथ साथ उन दिनों का अपना नाम भी उसने भुला दिया। अब तो दुनिया ही नहीं, वह खुद भी अपने फिल्मी नाम रंजना से ही अपने को जानती पहचानती है। भगवान ने उसे जितना सौंदर्य दिया था उतनी ही कला दी थी। अब आलम यह था कि ये गुण मिलकर चट्टानों में भी जख्म किए बगैर न रहते। कॉलेज की लड़कियां और फैशन परस्त बीबियां हजार हजार आंखें बनी यह देखने को दीवानी रहती कि इस बार रंजना ने बालों का कौन सा नया तर्ज निकाला है, किस कट का ब्लाउज पहना, जूड़े में फूल खोसे हैं या नहीं। और हर नौजवान सिनेमा भले न जाए होठों से धीरे धीरे सीटी बजाते, कहीं ख्यालों में उतराते हुए यह साथ जरूर बसाया करता कि उसकी होने वाली बीवी में रंजना की यह या वह झलक तो होगी। सिनेमा में पर्दे पर वह आती नहीं कि ढली से ढली उम्र की रंगों में भी एक रंग सा लहरा जाता, और लोग बहुत बहुत देर तक अपनों को काबू में न ला पाते। हाँ, मगर एक बात थी, रंजना का यह सारा साज सिंगार नाच गाना अभिनय अपने काम तक ही रहता। रंजना का यह सारा सिंगार अपने तक ही रहता, उसका अपना रहन सहन बिल्कुल ही और था। काम हो को छोड़ न कहीं जाती न किसी से मिलती, और एकदम सादे ढंग से रहती। फिल्मी लाइन किसी के लिए भी खतरों से खाली नहीं, फिर रंजना के लिए तो कहना क्या। मगर रंजना यूं फूंक फूंक कर पांव रखती और ऐसे साफ दिल से रहती कि हल्की से हल्की गंदी छींट भी उसे छू से झिलकती थी। इस तरह दौलत की गोंद और शोहरत की मीनार जो भी सुख ला सकती थीं, वे रंजना के आंगन में 12मासी फूलों की तरह खिले रहते थे। मगर फिर भी रंजना खुश न थी। कुछ था उसे भीतर ही भीतर खाए डालता। प्रेम का अभिनय करते समय उसका जी चढ़क जाता कि काश कोई होता जिससे वह सचमुच प्रेम कर सकती,
जिसके सपनों के आसमान में तारों का चंदोवा बनकर छा जाती और जिसके हर दिन की सुबह पर ओस की बूंदों से चुपचाप बिछ जाती। मगर ऐसा कौन? ऐसे अनगिनत थे जो उसे चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई न था जिसे वह चाह सके, जिसकी एक झलक उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दे और जिसका नाम भी ले दे तो चेहरा गुलाब से खिल उठे। एक शाम वह बैठी हुई यूं ही पढ़ रही थी, पर ध्यान किताब की कहानी पर न थी। उस कहानी के डोरों में उलझा था जो आसमान में तेजी से उतरते और घोंसलों की ओर बढ़ते हुए डैने लिख रहे थे। तभी सहसा सजी धजी कामनी आ पहुंची और आते ही सोख मुस्कुराहट के साथ बोली, ए मेम साहब, सुनती हो, कल मेरे यहाँ पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है, कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझी? एक बोझ से दबी हुई सी हंसी हंसते हुए रंजना ने कहा, पार्टी? अरे हाँ, कल तेरी सालगिरह है ना। देख भाई, मैं पार्टी वार्टी में तो नहीं जाती। नहीं, माफ करना। हाँ, तेरे लिए एक तेरे मन का तोहफा जरूर भेजूंगी। आहा, अदा के साथ कामनी बोली, तो आप सोचती हैं हम आपके तोहफे के भूखे हैं? उठा रखिए बड़ी आई तोहफा भेजने वाली, कह देती हूँ जरूर आना है तुझे। और वह चलने लगी। अरे बैठ तो, चाय पीकर जाना। जरूर, तू ही तो एक लाड साहब है जो तेरे यहाँ बैठ जाऊं और सबों को बुलाने थोड़े जाना है। और चलते फिर जोर देकर कह गई उसे कल जरूर आना है। और अगले दिन वक्त पर ढेर सारे फूलों का गुलदस्ता और एक नायलन का रुपहले फ्रेंच पर्स लिए हुए वह कामनी के यहाँ पहुंची। बड़े प्यार से कामनी ने उसे लिया। हाल में वह दाखिल हुई कि सबकी नजरें उसी पर आ टिकी, जैसे वह न जाने क्या हो गई। यह बात उसे बेहद नागवार लगती। वे तमाम नजरें जैसे बिछी होती जो सब तरफ से उसके आर पार होने की कोशिश में उसे न वहां ठहरने देती न आगे बढ़ने लायक ही छोड़ती। हाल में जितने शरीफजादे थे उसके आते ही खुशी से नहा उठे, मगर महिलाओं में ऐसी कोई न थी जिसका चेहरा फक से बुझ न गया हो। वे अब कुछ भी करें, वहां बैठे किसी नौजवान की निगाहों के लिए कशिश नहीं बन सकती थी। उनकी सजावट और तमाम अदाएं अब बेकार थीं। शायद ही कोई उनमें से हो जिसके सीने में इस वक्त ईर्ष्या और गुस्सा न भड़क उठा हो। किसी तरह हाल को पार करके रंजना एक कोने में पहुंची कि वहां एक तरफा को कुछ देर बैठ सके। कमरे में और सब तो था ही, सामने के कोने में आज एक नफीस लड़की की छोटी सी गोल मेज और उसी के साथ 4 आराम कुर्सियां भी थीं। छोटी सी गोल मेज और उसी के साथ 4 आराम कुर्सियां भी थीं। 3 खाली थीं, चौथी पर एक साहब बैठे थे और खिड़की के जालीदार पर्दों से टक बांधे बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे। रंजना धीरे से ईश्वर इधर की कुर्सी पर बैठी, मगर जैसे उतने से ही उनकी निगाह के तार पर झटका लगा हो। उन्होंने चौंक कर एक लम्हे को इधर देखा और फिर ज्यों के त्यों हो गए। तभी रंजना को खोजती कामनी वहां आई और तिनक कर बोली, अरे वाह, यहाँ कोने में आकर क्यों बैठी है? उधर चलना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, बीच में नहीं जाऊंगी। अरे चल ना, नजर नहीं लगेगी। कहे तो काजल का टीका लगा दूं। देख कामनी, यहाँ छेड़छाड़ मत कर, मैं यहीं ठीक हूं। तब पास बैठे युवक की ओर देखकर कामनी बोली, अच्छा तो लाओ तुम दोनों का परिचय तो करा दूं। युवक बोला, मेरा परिचय ही करवा दो कामनी, इन्हें तो सब जानते हैं। ये हैं दिलीप ओझा, मेरे पापा के मित्र के सुपुत्र। यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। जब तक जम नहीं जाता इनका काम हमारे साथ ही ठहरे हैं। कुछ सनकी से हैं, जरा संभल कर बात करना। और हंसती हुई कामनी चली गई। पर बात करने का मौका ही नहीं आया। परिचय के उत्तर में शिष्टता के नाते उस युवक ने एक नमस्ते तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद वह फिर बाहर देखने लगा। ऐसी उपेक्षा रंजना के लिए नई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाहर आखिर ऐसा क्या आकर्षण है जिसने इनकी नजरों से यूं अटका रखा है।
थोड़ी देर बाद दिलीप ने पूछा, एतराज ना हो तो मैं जरा सिगरेट पीऊं? हाँ हाँ जरूर, धन्यवाद। और उसके बाद धुएं के छल्ले बनाकर वह उड़ाता रहा और जाने किन ख्यालों में खोया बाहर देखता रहा। उसने एक बार भी रंजना की ओर देखने की कोशिश नहीं की, मानो वह उसकी उपस्थिति ही भूल गया हो। और रंजना थी कि इस उपेक्षा से बुरी तरह कट रही थी, पर किसी तरह भी सामने बैठे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी। तभी हाल के बीच में से किसी ने प्रस्ताव रखा कि रंजना जी एक गाना सुनाने की कृपा करें। तालियों की भीषण गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ और कामनी उसके कंधों से झूम गई कि आज तो उसे गाना ही पड़ेगा। यूं वह पार्टियों में कभी नहीं गाती थी, मनोहार करके कोई मर जाए तब भी नहीं। पर आज जाने उसे क्या हुआ कि वह तुरंत गा उठी। गाना समाप्त होते ही प्रशंसा की लहर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ गई, पर दिलीप अविचलित भाव से वैसे ही बैठा था। धुएं के छल्ले छोटे से बड़े हो होकर बिखर रहे थे। रंजना को लगा उसका गाना भी बेकार हो गया और अधिक देर तक बैठे रहना उसके लिए असह्य उठा और वह कामनी से कहकर उठ पड़ी और हाल की सारी नजरों की चुभन को महसूस करती हुई झल्लाती हुई वह गाड़ी में आ बैठी। 3 दिन बाद अनजाने ही वह कामनी के घर की ओर चल पड़ी। जाने कौन सा आकर्षण था जो उसे उधर खींचे लिए जा रहा था। घर में घुसते ही दिलीप से उसकी मुलाकात हुई। नमस्कार के आदान प्रदान के बाद रंजना ने पूछा, कामनी है? वह तो बाहर गई है, आप बैठिए, वह आती ही होगी। बैठने की बात सुनकर उसे बड़ी राहत मिली। वह बैठ गई, सामने दिलीप भी बैठ गया। बात चलाई रंजना ने ही, कैसा लगता है बंबई का जीवन आपको? उफ, बड़ा ही उबा देने वाला लगता है। जैसे यहाँ सब कुछ बड़ा आर्टिफिशियल है, सब कुछ नकली। ऐसा क्यों लगता है? अरे लगता क्या है ही। और फिर सिगरेट का एक लंबा कस खींचकर और ढेर सारा धुआं उगलकर वह बोला, यहाँ के लिए नेचुरल भी है यह सब। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र जो है, अभिनय की आदत स्टूडियो की सीमाओं को चीर कर लोगों के जीवन में भी घुल मिल गई है। जैसे लोग अभिनय ही करते हैं, जीवन का असली रूप देखने को ही नहीं मिलता। बड़ा ऐतराज मालूम होता है अभिनय से आपको। आपका यह काम ही है, इसलिए आपके सामने कहना तो नहीं चाहिए, पर सच तो यह है कि मुझे इस काम से बड़ा कोफ्त होता है। पर यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो अभिनय का काम करे उसका जीवन भी नकली हो जाए। यह तो आपका गलत ख्याल है। संभव है गलत हो, पर मैं तो ऐसा नहीं सोचता। तभी कामनी आ गई और रंजना को देखते ही चहक पड़ी। फिर तीनों में खूब बातें हुई। उस दिन दिलीप भी काफ़ी बोल रहा था। काफ़ी देर बाद रंजना दोनों को घर आने का निमंत्रण देकर लौट आई। पहले दिन दिलीप को लेकर उसके मन में जो क्रोध था, वह आज की मुलाकात से बहुत कुछ छट गया। इसके बाद किस प्रकार रंजना और दिलीप की मुलाकातों की संख्या और समय बढ़ता गया और मित्रता घनिष्ठ से घनिष्ठतर होती गई, यह लिखने की बात नहीं, कल्पना कर लेने की बात है। अगर आपकी कल्पना शक्ति इतनी प्रखर न हो तो किसी फिल्म का सहारा ले लीजिए। आज की हर आम फिल्म में यही तो होता है कि प्रथम भेंट में नायक और नायिका की भ्रुकुटी तनी रहती है और देखते ही देखते एक चलते चलते गाने के साथ नायिका की उस तनी हुई धनुषाकार भ्रुकुटी से कामदेव का एक बाण निकलकर नायक के दिल में एक अदृश्य घाव कर देता है और फिर दोनों 2.5 अक्षर के बंधन में बंध जाते हैं। बस समझ लीजिए, ऐसा ही हाल रंजना और दिलीप का भी हुआ। दिलीप का बिजनेस जम गया था। उसने अंधेरी में एक बंगला भी ले लिया था, गाड़ी भी खरीद ली थी और रोज शाम को 5 से 9 बजे तक रंजना के साथ रहता। एक दिन रंजना ने पूछा, क्यों दिलीप, पहली मुलाकात की याद है तुम्हें? उस दिन तुम्हारे मिजाज क्यों नहीं मिल रहे थे? बड़ा गुस्सा आया था उस दिन तुम पर। दिलीप खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे मैं लड़कियों की नस नस पहचानता हूँ। तुम्हें देखते ही तुम्हें पाने की लालसा मन में जाग उठी और इसीलिए मैं मुंह मोड़ कर बैठ गया। मैं जानता था कि ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं कि तुम कतरा कर चल दोगी।
लड़की उसी की ओर खिंचती है जो उसकी उपेक्षा करे। क्यों, ठीक है ना? बड़े घाघ हो तुम। घाघ ना होता तुम यूं मेरी बगल में ना बैठी होती। इसके बाद वह कुछ याद करके एकाएक बोल पड़ा, अरे हाँ, देखो मैं कल देहरादून जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हारा बिजनेस न हुआ, मुसीबत हो गई। महीने में 15 दिन तो तुम बाहर ही रहते हो। सचमुच तुम नहीं रहते तो मेरा मन जरा भी नहीं लगता। शाम को आखिर क्या करूं, आजकल मैं नए कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लेती। तुम्हें चिढ़ है ना, सो अब यह सब छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मेरा बिजनेस जम जाने दो, शादी हो जाने दो, उसके बाद सब छोड़ देना। पर हाँ, शादी के बाद यह सब तुम्हें ही देखना होगा। इस लाइफ में तो तुम्हें कभी नहीं रहने दे सकता। तुम कहो तो मैं ऐसे 100 काम कुर्बान कर सकती हूँ, दिलीप ने कहा और रंजना ने मान लिया। पर मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। दिलीप को अभिनेता बनाने की बात तो दूर रही, यह तो रंजना भी अभिनय का काम छोड़ने को तैयार बैठी है। और मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों का यही रवैया रहा तो मेरे शीर्षक का क्या होगा। लगता है जैसे इन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि किस कहानी के ये नायक और नायिका हैं। तो दिलीप चला गया। हर तीसरे दिन रंजना के पास उसका खत आ जाता और वह दिन भर कम से कम 8-10 बार उसका पाठ कर लेती। दिलीप की अनुपस्थिति में उसके प्यार भरे खत ही उसका बहुत बड़ा सहारा थे। 15 दिन बाद दिलीप लौट आया और उसका शाम का प्रोग्राम बदस्तूर चलने लगा। एक दिन दिलीप ने आकर बताया, जानती हो, कामनी तलाक लेने जा रही है। हाँ, मैं तो बहुत पहले से जानती थी और अच्छा भी है। रोज की किट किट से एक बार ही किस्सा खत्म। तो तुम भी इस तलाकबाजी में विश्वास करती हो? जानती हो, इसी अशोक के पीछे एक जमाने में कामनी पागल थी। आज उससे ऐसी नफरत कि तलाक पर उतारू हो गई है। ऐसे छिछले प्रेम की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कमाल करते हो तुम भी, इसमें छिछलेपन की बात कैसे हुई भला? यह तो बीच में ही दिलीप बोल पड़ा, तुम लाख तर्क कर सकती हो, वे सब मैं भी जानता हूं, पर मानता नहीं। प्रेम की एकांतिकता में मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है। तुम चाहे मुझे दकियानूस कहो या पुराणपंथी, पर लैला मजनू का प्रेम ही मेरे प्रेम का आदर्श है। कल मान लो किसी कारण से मैं तुम्हें नहीं पा सकूं तो सच कहता हूं, जान दे दूं। तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहने को रंजना कुछ भी कहे, पर दिलीप का यह एकांतिक प्रेम उसे बड़ा ही भला लगा। इसके कई दिनों बाद दिलीप एक दिन आया तो वह बड़ा ही उदास, बड़ा ही अनमना था। रंजना बार बार पूछती थी लेकिन वह टाल जाता था। पर रंजना की जिद थी कि बात उसे कहनी ही पड़ी। रंजना, मुझे बाहर जाना है एक जरूरी काम से। बाहर कुछ जगहों में मेरा रुपया अटका हुआ है, पता नहीं क्यों अभी तक आया ही नहीं। बिना रुपये के मैं जा नहीं सकता और बिना गए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी दिलीप कि तुम मुझे इतना पराया समझते हो। यदि तुम मुझे अपना समझते तो इतनी सी बात के लिए यूं परेशान होते। और उसकी आंखें छलछला आईं। उसने दराज में से चेक बुक निकाली और दस्तखत करके एक खाली चेक दिलीप की ओर बढ़ा दिया। भर लेना जितना भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें अपने हाथ से भर दो। 12,000 ही तो चाहिए मुझे इस समय। कितने दिन लगेंगे तुम्हें बाहर? पूछा रंजना ने। यहाँ से मैं देहरादून जाऊंगा और वहां से दिल्ली। इस बार घर जाकर मैं शादी की बात भी तय कर आना चाहता हूँ, जिससे बस लौटते ही हम लोग शादी कर लें। बस यही समझ लो, 15 दिन की बात है। 6 तारीख को मेरी सालगिरह है, उसके पहले जरूर आ जाना, समझे? अरे हाँ, अरे 6 क्या, मैं अधिक से अधिक पहली तारीख तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी सालगिरह और मैं न रहूं? और उसने बड़े दुलार से उसकी ठोड़ी उठाकर हल्के से उसके गाल मसल दिए। वह लाज से लाल हो गई। जाने के बाद 3-4 पत्र दिलीप के बड़े नियमित रूप से आए, पर इसके बाद उसकी कोई खबर ही नहीं आई। यहाँ तक कि पहली तारीख भी आ गई, पर न दिलीप ही लौट कर आया, न उसकी कोई खबर।
रंजना ने कई पत्र लिखे पर कोई जवाब नहीं। इसी तरह 5 तारीख भी आ पहुंची। कल से कई बार रंजना रो चुकी है, पर आंसुओं के जोर से ही यदि पत्र पाना संभव होता तो उसे इतनी प्रतीक्षा करने की जरूरत क्या पड़ती। शाम को रंजना ने गाड़ी ली और उसके घर की तरह चल पड़ी। शायद उसके नौकर के पास ही कोई खबर आई हो। इसके पहले रंजना केवल एक बार उसके घर आई थी, सो घर ढूंढने में जरा दिक्कत हुई, फिर वह पहुंच गई। नौकर के पास भी कोई खबर नहीं थी। रंजना की इच्छा हुई कि वहीं फूट फूट कर रो पड़े। वह सर थाम कर वहीं बैठ गई। सामने राइटिंग टेबल पर दिलीप की एक तस्वीर रखी थी। रंजना उठकर पास चली गई और बहुत देर तक उसे देखती रही। एकाएक उसे ख्याल आया, क्यों न तार देकर वह उसकी कुशल पूछे। संभव है वह बीमार हो गया हो। तार लिखने के लिए वह मेज का ड्रावर खोल कागज निकालने लगी वाली थी कि ड्रायर में ढेर सारे नीले रंग के पत्रों पर उसकी नजर अटक गई। अपने कौतूहल को वह रोक नहीं सकी और पत्र निकालकर पढ़ने लगी। रेखा नाम की लड़की ने वे पत्र देहरादून से लिखे थे और ऊपर से नीचे तक वे प्रेम पत्र थे। रंजना का माथा चकरा गया। जल्दी जल्दी कांपती आंखों से उसने अनेक पत्र पढ़ डाले। सबका करीब एक ही मजमून था, तुमने वायदा किया था कि बिजनेस के जमते ही विवाह कर लोगे। अब तक क्या तुम्हारा बिजनेस ही नहीं जमा? विवाह कब करोगे? इस बात के आगे पीछे बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें लिखी थी। रंजना के लिए यह दूसरा धक्का था। उसे रह रहकर दिलीप की प्यार भरी बातें याद आ रही थीं और वह किसी प्रकार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाह रही थी। पर वे पत्र थे कि कोंच कोंच कर उसे उस भयंकर वास्तविकता का परिचय दे रहे थे। रंजना ने ड्रावर को और टटोलना शुरू किया तो एक सफ़ेद कागज उसके हाथ पड़ा और वह पढ़ने लगी। प्रिय बेटा दिलीप, यह पत्र मेरी अंतिम चेतावनी है। इसकी भी तुमने उपेक्षा की तो समझ लो कि मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी और बच्ची को लेकर मुंबई पहुंच जाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम देहरादून की किसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए हो। कितनी लज्जा और शर्म की बात है यह तुम्हारे लिए। तुमने अपनी इच्छा से विवाह किया। 2 वर्ष तक तुम लोगों के संबंध इतने अच्छे रहे। एकाएक बिना किसी दोष के अपनी निर्दोष पत्नी और मासूम बच्ची को यूं दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल फेंकने में क्या एक बार भी तुम्हारी आत्मा नहीं तिलमिलाती? पर याद रखो, मेरे जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकेगा। या तो यह पत्र पाते ही तुम फौरन चले आओ, वरना मैं स्वयं आकर तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद बहुत सी उपदेश सी की बातें थीं। अंत में लिखा था, आज ही मुझे मालूम हुआ है कि तुम वकील साहब के 12,000 रुपये भी उधार ले गए थे और आज तक तुमने उनको 1 पाई भी अदा नहीं की। वह जल्दी ही तुम पर कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। क्यों इस प्रकार खानदान की नाक कटवाने पर तुले हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? इसके बाद आंसुओं में शब्द इतने धुंधले हो गए कि रंजना पढ़ भी नहीं पाई। उसके दिमाग में उस समय एक ही बात चक्कर लगा रही थी, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। तार लिखने के बजाय एक कागज पर उसने लिखा, दिलीप, मैं तो केवल रंगमंच पर ही अभिनय करती हूँ, पर तुम तो सारा जीवन ही अभिनय है। मैं तो केवल रंगमंच पर ही अभिनय करती हूँ, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही अभिनय है। बड़े ऊंचे कलाकार और सधे हुए अभिनेता हो तुम। मेरे दोस्त रंजना। और टूटा दिल लिए वह डगमगाते कदमों से लौट आई। मैं नहीं जानती उसके बाद रंजना का क्या हुआ, दिलीप का क्या हुआ। मैं तो इसी में खुश हूँ कि मेरी कहानी का शीर्षक सार्थक हो गया। शुक्रिया।